हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपने आर्टिकल 32 की डिस्कशन को। हम लोग ये बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि आर्टिकल 32 को अंबेडकर जी ने कुछ इस प्रकार से बताया था कि इट इज़ कंसिडर्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स जो कि उसको बाकी आर्टिकल्स के अंदर गिवन है, अगर वो किसी भी तरीके से ब्रीच हो जाते हैं तो पर्सन के पास एक ऑप्शन है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 226, यानी कि आर्टिकल 226। ठीक है, अब देखो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास एक पावर होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि स्पेशल ऑर्डर जारी करने की, जिनको हम लोग बोलते हैं रिट्स। अब रिट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शरी एंड क्यो वारंटो। फर्दर जो पार्लियामेंट है आर्टिकल 32 के अंतर्गत ही वो एम्पावर कर सकता है किसी भी कोर्ट को कि वो रिट्स इशू कर सके, राइट। ये भी हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अब ऐसी कोई भी, वैसे ही पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है, लेकिन पार्लियामेंट ने ऐसी कभी किसी कोर्ट को कुछ एम्पावर करा है क्या किसी प्रकार से कि वो कभी रिट्स इशू कर सके? बताओ। ओरिजिनली जैसा चला आ रहा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट शुरू से ही रिट्स इशू कर सकते थे ना, जब से संविधान बना है। बताओ, पार्लियामेंट को भले ही पावर दे दी गई है, लेकिन पार्लियामेंट ने आज तक कोई ऐसा कोर्ट है जिसको स्पेशल तरीके से इशू मतलब एम्पावर करो कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं? जल्दी बताओ। नहीं ना। अब इस दिशा में क्योंकि कोई भी प्रोविजन अभी तक नहीं करा गया है, तो हमारे देश में हम कह सकते हैं कि जुडिशरी की टर्म्स में सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट ही है और हाई कोर्ट्स ही हैं जो कि रिट्स को इशू कर सकते हैं, एंड इट कैनॉट बी इशूड बाय एनी अदर कोर्ट प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। अभी नहीं कर सकता, लेकिन क्या एम्पावर करा जा सकता है किसी अन्य कोर्ट को अपार्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स को? जी हाँ, करा जा सकता है। ऐसा करेगा कौन? कौन एम्पावर करेगा इनको? पार्लियामेंट। ठीक है, तो बिफोर 1950 सिर्फ हाई कोर्ट जो थे, अगर हम बात करें कि 1950 से पहले कौन से हाई कोर्ट्स के पास ये पावर थी रिट्स इशू करने की, तो वो थे हाई कोर्ट्स ऑफ कलकत्ता, हाई कोर्ट्स ऑफ बॉम्बे एंड हाई कोर्ट ऑफ मद्रास। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के हाई कोर्ट्स के पास ही पावर थी रिट्स को इशू करने की। अब जो आर्टिकल 226 है उसके अंतर्गत हमारे देश के अंदर सभी के सभी हाई कोर्ट को रिट्स इशू करने की पावर है, और सुप्रीम कोर्ट के पास तो है ही। ठीक है, अब ये जो रिट्स, ये जो नाम है या जो प्रक्रिया है या अलग अलग प्रकार की जो स्पेशल पावर्स हैं जो कि कोर्ट के पास हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास, इसको ब्रिटिश के लॉ, इंग्लिश लॉ से बोरो करा गया है, जहां पर उधर की कंट्री में ग्रेट ब्रिटेन, यूके कह लो, इंग्लैंड कह लो, वो लोग अपनी कंट्री में इन रिट्स को बोलते हैं प्रेरोगेटिव रिट्स। ठीक है, प्रेरोगेटिव रिट्स, इनको इंग्लैंड में, यूके में, ग्रेट ब्रिटेन में प्रेरोगेटिव रिट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि दे आर इशूड इन द एक्सरसाइज ऑफ प्रेरोगेटिव ऑफ द किंग, जो कि ऐसा माना जाता है कि किंग इज अ सिंबल ऑफ, या किंग यहां पर किंग कह लो, क्वीन कह लो, कुल मिलाकर यहां पर लक्ष्मीकांत से थोड़ी सी गलती हुई है, सिर्फ किंग नहीं लिखना चाहिए अगर इंग्लैंड के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। कॉमन टर्म जो होता है वो होता है मोनार्क। ठीक है, ये आप रिप्लेस कर लेना अपनी बुक में, सिर्फ किंग नहीं होता, क्वीन भी तो हो सकती है। अभी शाइनी इतने टाइम तक क्वीन एलिजाबेथ टू रही है ना पावर में, तो उनको ऐसा माना जाता है कि वो ना एक प्रकार से एक फाउंटेन है जस्टिस का। अगर जस्टिस कहीं से भी बहता है तो वो मोनार्क मोनार्क से बहता है। ठीक है, लेटर हाई कोर्ट ने हमारे देश की हम बात करते हैं, वापस आते हैं इस डिस्कशन पे। बाद में हाई कोर्ट जो है, इन्होंने रिट्स इशू करना स्टार्ट करा, और रिट्स जो इशू करे जाते हैं हाई कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडीज हैं ताकि लोगों के राइट्स को अपहेल्ड करा जा सके। और इंग्लैंड के अंदर हम लोग बात करें, इंग्लैंड के अंदर हाई कोर्ट्स हाई कोर्ट के पास जो पावर है रिट्स इशू करने की, अगेन इट इज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडीज, ताकि लोगों के राइट्स एंड लिबर्टीज जो है ब्रिटिश पीपल के, उनको अपहोल्ड करा जा सके। ये वाले पैराग्राफ के अंदर कोई भी दम नहीं है, बस यहां से आपको एक ही लाइन सीखनी है कि रिट्स का जो सिस्टम है ये हमने कौन सी कंट्री से बोरो करा है। हम्म, यूके से। ठीक है,
अब यहाँ पर हम एक चीज़ जानते हैं अर्पित बहुत ही स्पेशल तरीके से। यार देखो, ये जो रिट्स इशू करने की पावर है, हमने बोल तो दिया है ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी होता है, ये वाली पावर अंडर आर्टिकल 32, एंड हाई कोर्ट्स के पास भी ये वाली पावर अंडर आर्टिकल 226। लेकिन जब इसको थॉरोली तरीके से जब स्टडी करा जाए ना, तो यहाँ पर हमें कुछ डिफरेंसेस देखने को भी मिलते हैं। कुल मिलाकर बात यह है, सुप्रीम कोर्ट की जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है, रिट इशू करने की जो पावर है, वो हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन से अलग है 3 एस्पेक्ट में। आई रिपीट, 3 एस्पेक्ट में। अब ये जो 3 एस्पेक्ट वाली बात है ना, ये अपने आप में वेरियस एग्जाम में मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ डज आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिट ज्यूरिसडिक्शन पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। मेंस के अंदर स्टेट पीएससीज में और यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है इन 3 पॉइंट्स के ऊपर। नंबर 1, आप टॉपिक समझ गए ना किसकी बात हो रही है? रिट इशू करने की पावर दोनों तरह के कोर्ट्स के पास है, हाई कोर्ट के पास भी है, सुप्रीम कोर्ट के पास तो है ही है, ठीक है। लेकिन उसमें हमें फिर भी कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, उन डिफरेंसेस को जानने बैठे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। मेरी बात, अब ये वाला टॉपिक, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स इशू कर सकता है ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जबकि हाई कोर्ट जो है वो रिट्स इशू कर सकता है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए नहीं, बट फॉर एनी अदर पर्पस, किसी भी अन्य पर्पस के लिए भी। यानी कि आपको यहां पर क्या लगा, ज्यादा पावर किसके पास है रिट्स इशू करने की? अगर जो वजन है, वो जो तराजू है, वो किसके फेवर में ज्यादा? हाई कोर्ट्स। जो एक्सप्रेशन है फॉर एनी अदर पर्पस, यानी कि ऑर्डिनरी लीगल राइट को एनफोर्स करवाने के लिए भी हाई कोर्ट्स रिट इशू कर सकते हैं। जो रिट ज्यूरिसडिक्शन, इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की है, वो थोड़ा सा हमें नैरो देखने को मिलती है एज कंपेयर टू हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन पावर। हमने क्या पढ़ा था ऊपर प्रीवियस लेक्चर के अंदर? हमने एक वर्ड पढ़ा था, शाइनी याद है? सिने क्वा नॉन। सिर्फ इसी संदर्भ में अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट एक्सरसाइज करी जा सकती है। हमने ये भी पढ़ा था अर्पित, नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के संदर्भ में नहीं करी जा सकती इशू, स्टैट्यूटरी राइट्स के संदर्भ में नहीं करी जा सकती इशू, कस्टमरी राइट्स के संदर्भ में इशू नहीं करी जा सकती। लेकिन अगर मैं बोलूं 1 इसको, 2 इसको, 3 इसको एंड सो ऑन, क्या इन 1, 2 एंड 3 के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर तो नहीं है, लेकिन क्या हाई कोर्ट के पास पावर है कि इस ऐसे राइट्स का अगर उल्लंघन हो तो इन ऑर्डिनरी राइट्स के उल्लंघन में भी, सिविलियन राइट्स के उल्लंघन में भी हाई कोर्ट रिट इशू करने की दम रखता है? बताओ। तो यहां पर अपनी बुक के अंदर जाकर जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था ना शाइनी, इसको आप सभी अपडेट कर लेना, ठीक है। अपडेट इन द सेंस के बगल में कहीं पर लिख लेना, यहां पर लिखा हुआ था ना शाइनी, सिने क्वा नॉन, यानी कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास एब्सोल्यूट नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? ओनली इन कंटेक्स्ट ऑफ वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, तब रिट इशू करी जा सकती है अंडर आर्टिकल 32। लेकिन यहां पर एक चीज ऐड कर लेना, अंडर आर्टिकल 226 विच इज गिवन टू द हाई कोर्ट्स फॉर इशूइंग रिट्स, ठीक है। तो नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के रिस्टोरेशन के लिए, स्टैट्यूटरी राइट्स के रिस्टोरेशन के लिए, कस्टमरी राइट्स के रिस्टोरेशन के लिए और कोई भी अन्य ऑर्डिनरी राइट्स के रिस्टोरेशन के लिए हाई कोर्ट्स रिट्स इशू कर सकते हैं। टिपिकल तो नहीं लग रहा? बताओ जरा, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है? फिर से रिपीट कर दूं क्या कुछ? सुगंधा कॉम्प्लेक्स तो नहीं लगा कुछ ज्यादा? मिसबा, ठीक है, ये वाली बात समझ में आई ना? तो यानी कि वजन किसका है पे ज्यादा रिट्स इशू की पावर में? हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट का? हाई कोर्ट का। ये वाली बात याद रखना। और ये ऐसा क्यों होता है? अगर ये भी सुगंधा क्वेश्चन बन सकता है कि हाई कोर्ट के बाद हाई कोर्ट्स के पास रिट इशूइंग पावर ज्यादा क्यों मतलब क्यों है, ठीक है। तो आपको बोलना है फॉर एनी अदर पर्पस, जो वहां पर दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो लैंग्वेज दे रखी है फॉर एनी अदर पर्पस, कि जो हाई कोर्ट्स हैं वो ऑर्डिनरी लीगल राइट के लिए भी, उसको एनफोर्स करवाने के लिए भी रिट्स इशू कर सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। एंड ये चीज़ सिर्फ जीएस पेपर 2 या प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग पीएसआईआर के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी ये चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद
जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है अगेंस्ट अ पर्सन और अगेंस्ट अ गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। किसी भी, मैंने बोला था ना शाइनी, वो उस डिस्कशन में जब स्टार्ट हुई थी हमारी, कि आपके अधिकारों को कोई एक अगर वायलेट करेगा तो वो एक बॉडी ऑफ पर्सन ही होगा, या फिर एक सिंगल पर्सन होगा, या इंस्टीट्यूशन होगा, या ऑर्गेनाइजेशन होगा, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर मान लो किसी पर्सन ने या किसी इंस्टीट्यूशन ने आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करा है, तो वो रिट्स इशू कर सकता है। अगर वो पर्सन है, या गवर्नमेंट के खिलाफ भी रिट इशू करी जा सकती है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे देश में ये चीज करी जा सकती है। जबकि हाई कोर्ट जो है, इट कैन इशू रिट्स अगेंस्ट अ पर्सन residing or against a government or authority located within its territorial jurisdiction only, ठीक है, within its territorial jurisdiction only और outside its territorial jurisdiction only, अगर cause of action जो है वो अराइज हो जाए विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। कुल मिलाकर इस लाइन का मतलब ये है, वैसे तो जो उसका दायरा है काम करने का हाई कोर्ट का, वो अपने हाई कोर्ट के दायरे के अंदर ही, अगर कोई ऐसा केस आया है कि जहां पर किसी पर्सन ने या किसी गवर्नमेंट ने एक इंडिविजुअल के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर दिया है, तो हाई कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन इशू कर सकता है। लेकिन वो सबसे पहले देखा जाएगा कि वो चीज उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत होनी चाहिए, और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर अगर यदि रिट्स को इशू करना है तो इट कैन बी डन ओनली इफ द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, वो थोड़ी सी वाइडर है एज कंपेयर टू हाई कोर्ट, क्योंकि पूरी हिंदुस्तान की टेरिटरी में कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, हर जगह पर जो भी भारत की बाउंड्री है उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है। जबकि हाई कोर्ट हिंदुस्तान की चारों सीमाओं को देखते हुए, चारों दिशाओं को देखते हुए ऐसा नहीं कर सकता। ये जो प्रोविजन है ना, ये ऐड करा गया था बाय 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1963। ये जो सेकंड प्रोविजन है, सेकंड प्रोविजन क्या था? आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। किसकी बात हो रही थी यहां पर? आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन किसकी बात हो रही थी? हाई कोर्ट की। यानी कि अगर मैं आपको छोटा सा यहां पर एक बात बताऊं, अगर मद्रास हाई कोर्ट है तो रिट इशू करने की पावर उसके पास कब होगी? कौन से टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर? अगर हम बोल रहे हैं जबलपुर हाई कोर्ट, तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है? अब बात क्लियर हो गई शाइनी? और ये जो सेकंड प्रोविजन है ना, ये वाली, फिर से एक बार ध्यान से देखो, यहां पर कहां गया? हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स अगेंस्ट अ पर्सन रिसाइडिंग और अगेंस्ट अ गवर्नमेंट और अथॉरिटी located within its territorial jurisdiction only or outside its territorial jurisdiction only if the cause of action arises within its territorial jurisdiction। यानी कि बाहर, कभी भी अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर रिट्स तभी इशू करी जा सकती है हाई कोर्ट के द्वारा, अगर वो जो मुद्दा है ना वो कहां से उठा हो, वो उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड मुद्दा हो, तब इशू करा जा सकता है। समझ गए? जैसे कि वाटर एंड बॉर्डर डिस्प्यूट जो होते हैं दो राज्यों के बीच में, तो दो राज्य की सरकारें आपसी सहमति से उसको रिजॉल्व करती हैं कि नहीं करती हैं? बताओ, करते हैं ना? यही चीज है। आगे बढ़े हम लोग, कुछ भी चीज समझनी है? बढ़े ना आगे। जो रेमेडी है अंडर आर्टिकल 32, वो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है? एंड हेंस सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकता कि आप अपने इस रिट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करोगे कि नहीं करोगे। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकता कि हम एक्सरसाइज ही नहीं करना चाहते इस रिट जुरिस्डिक्शन को,
अगर पर्सन के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो हम कोई भी रिट्स इशू नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं बोल सकता सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो भी रेमेडी मिलती है पर्सन को अंडर आर्टिकल 226 यानी कि हाई कोर्ट से रिलेटेड रेमेडी की बात हो रही है यहां पर, ये डिस्क्रिशनरी है और हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है रिट ज्यूरिसडिक्शन इशू करने से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, क्योंकि देखो ना रिट के अंदर हमें पावर क्या दी गई है अंडर आर्टिकल 32, हम डायरेक्टली कौन से कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। वो उसने बस हमसे एक थोड़ी सी दरखास्त ये करी हुई है कि आप पहले कहां चले जाइए, हाई कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट के पास कभी कभार हम गए ना शाइनी, तो हाई कोर्ट से हमें ये आंसर देखने को मिल सकता है कि हाई कोर्ट ना एंटरटेन नहीं कर रहा हमारी रिट, हमारी पिटीशन को, तो वो कोई भी रिट इशू नहीं करना चाहता। तो फिर हम कहां जाएंगे, हम कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। और बिस्में फिर सुप्रीम कोर्ट को भर भर के गालियां दोगे ना कि मेरा टाइम वेस्ट करवा दिया, हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे तुम फालतू में उसके पास चले जाओ, उसने तो कुछ करा ही नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी क्या आपसे हाथ जोड़ सकता है इसमें कि हम नहीं कर सकते इस पर कोई भी निर्णय, हम आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर नहीं कर सकते, आप किसी अन्य हाई कोर्ट चले जाओ, नहीं, ठीक है। तो आर्टिकल 32 does not merely confer power on the Supreme Court as Article 226 does on a High Court। यानी कि यहां पर डिस्क्रिशनरी अपनी मनमर्जी की पावर कौन से आर्टिकल में है, हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या कोई मनमर्जी की पावर है क्या कि रिट्स को इशू करेगा उसका मन होगा तो, या फिर अपने आप को बैकआउट कर लेगा, बताओ ऐसा कुछ है क्या। ये विंडो सुप्रीम कोर्ट के पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अदर्स वाले मतलब हाँ हाई कोर्ट दे सकता है, नहीं तो वो ऑर्डनरी जो राइट्स है ना, मतलब उसको हाई कोर्ट जनरली निपटा लेता है। फिर उसके बाद ना ये चीज आर्टिकल 32 के अंतर्गत नहीं, आप वैसे एक पिटीशन डाल सकते हो। और पिटीशन इन द सेंस यहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट के पास कि हाई कोर्ट में ये केस गया था, हाई कोर्ट को समझ में नहीं आया, हाई कोर्ट ने इस एनवायरमेंटल एरिया के अंदर या ट्राइबल एरिया के अंदर कुछ भी डिसीजन लेने से, ऑर्डनरी राइट तो यही हुए ना, कुछ भी डिसीजन लेने से मना कर दिया है इसके ऊपर, तो हम PIL फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो मुद्दा ही अलग बन जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, आपको पता है ना रोज PIL मतलब एंटरटेन किसी न किसी पर्पज के लिए होती है कि यमुना क्लीन करवा दो, ये करवा दो, वहाँ प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कभी कभार NGT को भी बोल देता है अपने फाइन बढ़ा दो इन पे, इन बॉडीज पे, वो करके हाई कोर्ट भले ही थोड़ा बहुत झुक जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर इस केस में नहीं झुक सकता। लेकिन वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के पास फिर जो PIL जाएगी ना, वो आर्टिकल 32 की छत्र छाया में बनकर नहीं जाएगी, वो अलग से PIL जाएगी, मतलब वो ऑर्डनरी केसेस में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज दस कॉन्स्टिट्यूटेड एज डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट। अगेन ये वाली बात दूसरी बार रिपीट हो रही है लक्ष्मीकांत के अंदर। और क्या 2012-13 में लक्ष्मीकांत नहीं आती थी क्या, बिल्कुल आती थी, लेकिन फिर भी द हिंदू के उस आर्टिकल की वजह से, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, काफी लोग प्रेसिडेंट को मार्क करके आ गए थे। तो हु इज रिगार्डेड एज कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जल्दी बताओ। Guarantor of fundamental rights of the constitution, guardian of the constitution, supreme court, defender of the constitution, दुश्मन of the constitution, कौन है दुश्मन कॉन्स्टिट्यूशन का? अब हम लोग अलग अलग जो रिट्स हैं उनके प्रकार देखेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 इशू कर सकते हैं। ये जितना भी टॉपिक हमने आर्टिकल 32 से रिलेटेड जो करा ना, 226 की तो बात अपने आप आ गई, इसमें दहेज में चला है इस 226 वाली बात, तो हम तो फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं अभी तो, ठीक है। इससे हर ऑल्टरनेटिव ईयर यूपीएससी प्लस स्टेट PSC इसके अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एंड प्लस पार्लियामेंट का, क्योंकि जो एग्जाम है लोकसभा प्रोटोकॉल एंड राज्यसभा प्रोटोकॉल,
आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से सुननी है, ये जो आर्टिकल 32 है इसको बहुत ध्यान से लर्न करना है। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, 99% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन यहीं से आता है। ईजी आता है लेकिन बस लोगों को एप्लीकेशन नहीं पता होती है उसकी। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेट्स के बारे में।